बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो आज इस सीरीज का लेक्चर 18 है। 17 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आप सब ने देख लिया होगा। अगर जो नए कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पहले 17 लेक्चर्स हो गए हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं अगर ये सारे लेक्चर्स आप प्रॉपरली देखते हैं तो। क्योंकि आपने जिन लोगों ने ये देखा है उन्होंने देखा होगा कि जो भी लेक्चर्स हमारे होते हैं उनमें हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन हमारा रिपीट हो या ना हो इस बात की हमें कोई गारंटी नहीं है, बट हमारा कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा ये हम गारंटी जरूर लेते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा। वो अगर हमारा क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो वो एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो उससे बनने वाले 1000 क्वेश्चन जो हैं वो आपके तैयार हो जाते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, ना कि क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन तो सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए लाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ये हमारा मेन मोटिव है। तो इस सीरीज़ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हम समझेंगे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्यों ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इसके टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज होगा यहाँ पे आके, ये टाइम वेस्ट का वाला वीडियो नहीं है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है। तो ट्रांसलेशन का मतलब कि जब कोई भी आरएनए, जब हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो इसी सीरीज़ में क्या होता है, जब आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो प्रोटीन में कॉपी होकर आती है, तो इस प्रोसेस को या जो प्रोटीन के बनने का प्रोसेस जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब इतना ही है कि जब आरएनए की इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में आएगी तो ये जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारा कुछ होगा, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो अगर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में इसकी साइट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सीधा साइटोप्लाज्म में होता है, वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, वहीं पर एप्लीकेशन भी होता है, वहीं पर ट्रांसलेशन भी होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, ये प्रोसेस कपल्ड है, मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जब उसमें जो उसका साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है वो अगर एक्सपोज हो गया और राइबोसोम उस टाइम उस पर बाइंड हो गए तो वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो इनक्लोज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है ये इनक्लोज्ड है किसके अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो मशीनरी है वो तो अवेलेबल है, बट ट्रांसलेशन की कोई भी मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि राइबोसोम जो है साइट प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन के लिए। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये हमारा राइबोसोम है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए। डीएनए भी यहीं सिंथेसाइज होता है, रेप्लिकेट होता है, आरएनए की भी सिंथेसिस यहीं होती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूँ। फिर अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो एचएनआरएनए बनता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग होती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देखा था। तो कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये होते हैं। उसके बाद ये एचएनआरएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। एमआरएनए अब क्या होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू एग्जिट होगा। अब जो कैपिंग और टेलिंग होती है वो इजी पैसेज प्रोवाइड करती है न्यूक्लियर पोर से एग्जिट के लिए एमआरएनए को, और बाहर जब साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आता है तो उसको डिग्रेड होने से भी रोकता है कैपिंग और टेलिंग। कैसे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं जो एमआरएनए को चॉप कर देंगे अगर उसमें कैप और टेल नहीं होगी। तो कैपिंग और टेलिंग जो होता है वो प्रोटेक्ट भी करता है और न्यूक्लियस से बाहर निकलने में उसे एक पैसेज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसे मतलब कि इसी पैसेज प्रोवाइड करता है ताकि आसानी से न्यूक्लियर पोर से हमारा जो एमआरएनए है वो रिलीज हो जाए साइटोप्लाज्म में। नाउ जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो फिर यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशनल मशीनरी, मतलब सारा कुछ यहाँ पे होता है जो भी ट्रांसलेशन के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। यहाँ पे टीआरएनए भी होते हैं, यहाँ पे चार्ज टीआरएनए भी होते हैं, अनचार्ज्ड भी होते हैं, और राइबोसोम होता है जो कि एक ऑर्गेनेल है हमारी सेल का, जो कि चाहिए, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। अगर ये नहीं होगा तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा।
तो राइबोसोम में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। mRNA क्या करता है, mRNA के जो भी सीक्वेंसेस होते हैं कोडॉन्स के रूप में, 3 का कोडॉन होता है, ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पे हर एक ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, यानी कि जितने भी ट्रिपलेट होंगे वो हर एक ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन के बीच में जितने भी ट्रिपलेट होंगे एक्सेप्ट स्टॉप कोडॉन, सारे इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड निकलेंगे बाहर और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, जिसे हम प्रोटीन कहेंगे। बाद में कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे और फिर प्रोटीन जो भी होगी वो फाइनल अपने काम के लिए आगे बढ़ेगी। जो भी उसका फंक्शन होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं और एंजाइमेटिक भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं प्रोटीन। तो जो भी प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है वो अपना परफॉर्म करेंगी, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा और डिटेल में हम इसे। तो ये जो mRNA है हमारा, ये एक जो भी कोडिंग होती है वो एक स्टार्ट कोडॉन से शुरू होकर स्टॉप कोडॉन पे ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन के बीच में जितने भी जो भी ये स्ट्रक्चर है उसे हम ORF कहते हैं, राइट। ORF का मतलब होता है ओपन रीडिंग फ्रेम। ORF में जितने भी सीक्वेंसेस होंगे, जितने भी कोडॉन्स होंगे, वो सारे प्रोटीन के फॉर्म में बाहर आएंगे। मतलब कि इनमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोटीन के फॉर्म में बाहर आएगी। कैसे बाहर आएगी, क्योंकि ये जो कोडॉन्स है ट्रिपलेट के फॉर्म में है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो एक कोडॉन जो है, सबसे पहला कोडॉन जो होता है उसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, और यही स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो इनिशिएशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी इनिशिएशन की। तो AUG जो कोड करता है मिथायोनिन को कोड करता है AUG, और ये स्टार्ट कोडॉन होता है। अब जितनी भी प्रोटीन बनेंगी उनमें सब में क्या होगा, मिथायोनिन होगा एज अ फर्स्ट अमाइनो एसिड। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहे ही। जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, जब ट्रांसलेशन के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन में, तो हो सकता है ये मिथायोनिन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं प्रोटीन के, उनमें मिथायोनिन को हटाया भी जाता है, और अगर काम है तो फिर जोड़ा भी जाएगा। क्योंकि जब सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बनते हैं, फाइनली जब वो फंक्शनल प्रोटीन बनती है, तो उसमें प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग के लिए ये कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर फोल्डिंग के लिए ये ज़रूरी है मिथायोनिन, तो उसमें रखा जाएगा, और नहीं ज़रूरी है तो इसे रिमूव कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक फॉस्फोराइलेशन, माइरोस्टाइलेशन, एसिटाइलेशन, डीएस्टाइलेशन और मिथाइलेशन। तो ऐसे बहुत से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन में, ताकि प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो सके और वो अपना जो भी उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाए। तो ORF का मतलब कि स्टार्ट कोडॉन से शुरू होकर और स्टॉप कोडॉन पे रुक जाना, ये ORF है, ओपन रीडिंग फ्रेम। अब स्टार्ट कोडॉन से पहले भी कुछ सीक्वेंस होते हैं mRNA में, जिन्हें हम 5 प्राइम UTR कहते हैं। 5 प्राइम UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो 5 प्राइम की तरफ हैं, ठीक है। और AG यानी कि स्टॉप कोडॉन जो है, इसके बाद भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं mRNA पे, जो इसमें भी क्या होता है, ये भी ट्रांसलेट नहीं होते हैं, जिन्हें हम 3 प्राइम UTR कहते हैं। 3 प्राइम UTR का मतलब है जो 3 प्राइम की तरफ ऐसा रीजन प्रेजेंट है जो ट्रांसलेट नहीं होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन ऑन 3 प्राइम एंड, राइट। तो mRNA में ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं, 5 प्राइम UTR, ORF एंड 3 प्राइम UTR। ORF जो होता है वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वही प्रोटीन में आएगी, बाकी की कोई भी mRNA की इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में नहीं आएगी। नाउ अब क्या होता है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। जैसा कि हम सारे सेंट्रल डोग्मा में जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो उन सब में क्या होता था, इनिशिएशन होता था, इलोंगेशन होता था, टर्मिनेशन होता था। इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए था, इनिशिएशन का मतलब था कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, वहाँ से इनिशिएट होता था, स्टार्ट होता था। तो वहाँ पे कौन सी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थी, वहाँ पे पॉलीमरेजेस जो थे वो करवाते थे इनिशिएशन, राइट। बट यहाँ पे इनिशिएशन के लिए पॉलीमरेज जैसा कोई एंजाइम नहीं है, यहाँ पे इनिशिएशन के लिए ये राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, अब ये राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो है ये इस इंफॉर्मेशन को रीड करता है, राइट। जब जो mRNA पे इंफॉर्मेशन है उसे रीड करेगा, जो भी कोडॉन्स होंगे उनसे कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स वाले जो tRNA होंगे उन्हें यहाँ पे रिक्रूट करेगा, और हर एक tRNA, चार्ज tRNA जो होता है वो एक अमाइनो एसिड को कैरी करता है। हर एक tRNA एक अमाइनो एसिड को कैरी करता है, कोडॉन्स के अकॉर्डिंग वो आते हैं, राइट। कौन,
टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। जब ये आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है, मतलब कि जो प्रोटीन है वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जो भी ये प्रोटीन बन रही है, पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, इसमें क्या होगा, ये अमाइनो एसिड आएंगे तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है, जो कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की तो उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम होती है या कुछ राइबोजाइम्स होती हैं, यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है जो एज अ राइबोजाइम का वर्क करता है। वो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है 23 SrRNA, और अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो 28 SrRNA जो होता है वो लास्ट सब यूनिट का पार्ट होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसे करके एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, और फाइनली ये राइबोसोम जो होता है ये कहाँ आ जाता है, इसकी ए साइट जो होती है, एक्सेप्टर साइट, इसमें 3 साइट्स होती हैं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ये ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है, यानी कि एक्सेप्टर साइट, पेप्टिडाइल साइट एंड एग्जिट साइट। एक्सेप्टर साइट पे चार्ज टीआरएनए आते हैं, पेप्टिडाइल साइट पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और एग्जिट साइट पे क्या होता है, जो अनचार्ज टीआरएनए है वो रिलीज आउट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा करके जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, क्योंकि चलते चलते स्टॉप कोडॉन आना ही है, ओआरएफ जो है उसमें लास्ट कोडॉन जो होगा वो स्टॉप कोडॉन होगा। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई चार्ज टीआरएनए नहीं होता है, यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर आके लग जाता है, और क्या होता है, ये रिलीज फैक्टर सबसे पहले जो लास्ट सब यूनिट है उसे डिसोसिएट करवा देता है। कहाँ से, एमआरएनए की, ये एमआरएनए जो है इस पे से लास्ट सब यूनिट को डिसोसिएट करवा देगा। फाइनली क्या होगा, अब ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो रुक गया, उसके बाद स्मॉल सब यूनिट भी यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा करके ये प्रॉपर 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और ये पेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड जो है, प्रोटीन जो है, ये आगे चल के इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। फाइनली ये एक्टिव प्रोटीन बन जाती है, फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है, और इसका जो भी अपना फंक्शन होता है वो आगे चल के परफॉर्म करती है, जो हमें एज अ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। प्रोटीन ही वो एक ऐसा एंटिटी है जो फाइनल अपना प्रोडक्ट शो करवाता है, राइट। चाहे वो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, चाहे फिर कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोई स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा हो। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है इसमें कुछ प्रायर तैयारियां करनी होती है, पहले से कुछ तैयारी करनी होती है। लाइक ये जो टीआरएनए है उसे चार्ज करना होता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो टीआरएनए होते हैं ये चार्ज नहीं होते हैं। मतलब चार्जिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टीआरएनए है उस पर एक अमाइनो एसिड लगा होता है। अगर अमाइनो एसिड उससे जुड़ा हुआ है टीआरएनए से तो उसे हम चार्ज टीआरएनए कहेंगे। अगर अमाइनो एसिड नहीं लगा हुआ है तो उसे हम अनचार्ज टीआरएनए कहते हैं। तो इससे पहले क्या होता है, ये ट्रांसलेशन से पहले के प्रोसेस होते हैं, इसे हम प्री ट्रांसलेशनल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री ट्रांसलेशनल प्रोसेस, प्री ट्रांसलेशनल इवेंट्स, राइट। तो प्री ट्रांसलेशनल इवेंट में पहला इवेंट जो होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन। अब ये कैसे एक्टिवेशन होता है इसका, जो अमाइनो एसिड होती है ये क्या होता है, इसमें एक एटीपी के हेल्प से, एटीपी यहाँ पे एनर्जी करेंसी एज ए यूज होती है, और इसके हेल्प से क्या होगा, ये अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक। ये एएमपी, अब ये ऐसा क्यों होता है, ये एएमपी इसमें क्यों लगता है, क्योंकि अमाइनो एसिड जब ये टीआरएनए की चार्जिंग होती है तो जो अमाइनो एसिड लगता है, तो टीआरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं, लाइक, ठीक है। तो फॉस्फेट बॉन्ड बनाने के लिए कोई एक फॉस्फेट चाहिए, फ्री फॉस्फेट चाहिए या फ्री ओएच चाहिए जहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड बना सकें, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एक ओएच चाहिए और एक फॉस्फेट चाहिए। तो अब अमाइनो एसिड में तो ऐसा कोई फॉस्फेट होता नहीं है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना सके, तो क्या होता है, एटीपी की हेल्प से अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यहाँ से क्या होता है, एएमपी जब इसके साथ जुड़ गया तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, या पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगी। ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया। अब जब बात आती है सेकंड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स है ये एक एंजाइम के हेल्प से अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, टीआरएनए को चार्ज करने का काम करता है। अब ये क्या करेगा, टीआरएनए के साथ
ये अमाइनो एसिड को जोड़ देगा, राइट। अब ये क्या हो गया, चार्ज टीआरएनए। ये जो चार्ज टीआरएनए है, अब इसमें क्या होगा, ये अमाइनो एसिड इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में जब ये टीआरएनए की चार्जिंग होती है, इस दौरान ये अमाइनो एसिड को रिमूव कर दिया जाता है। जब ये, क्योंकि ये अमाइनो एसिड जो होता है ये क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए एक साइट प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि टीआरएनए में जो 3 प्राइम एंड होता है, टीआरएनए का 3 प्राइम एंड जो होता है वो क्या होता है, OH होता है, राइट। OH जो होता है ये 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस AMP पे, राइट। ये टीआरएनए यहाँ पे जो AMP है अमाइनो एसिड के साथ, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और इससे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया तो अब अमाइनो एसिड जो है वो टीआरएनए का पार्ट बन गया। अब जब टीआरएनए का पार्ट बन गया अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड में जो OH प्रेजेंट है वो क्या होगा, टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा और ये अमाइनो एसिड जो है, सॉरी AMP जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल जो चार्ज टीआरएनए होता है उसमें AMP नहीं प्रेजेंट होता है, AMP को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है प्री ट्रांसलेशनल इवेंट में, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन में आपको सिंपल इतना समझना है कि जो अमाइनो एसिड होती है उसके साथ AMP जुड़ जाता है, अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स बनता है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो है वो एक एंजाइम की हेल्प से होता है, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ जोड़ने का काम करता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जिसकी वजह से जो AMP है उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और अमाइनो एसिड, क्योंकि ये अमाइनो एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रखा है तो अमाइनो एसिड भी जो है वो टीआरएनए का हिस्सा बन जाएगा और फाइनली AMP को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसेस, ये प्री ट्रांसलेशन इवेंट था। तो हमने ट्रांसलेशन का जो भी पूरा प्रोसेस है उसे एक ओवरव्यू, मतलब एक आइडिया मिल गया। तो रफ आइडिया जो भी आपने पहले पढ़ा होगा अगर ट्रांसलेशन, तो उसका एक रफ आइडिया आपके दिमाग में बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन। तो वेरी सिंपल, ट्रांसलेशन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी प्रोसेस होता है उसे हम ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब DNA से RNA की सिंथेसिस होती है, यानी कि न्यू mRNA जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब जब DNA का डुप्लीकेशन होता है, DNA की जब जेरोक्स कॉपी बनती है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब है कि जब कोई भी DNA है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अदर DNA और RNA, उसमें जब कोई भी सडनली उसमें चेंज हो जाए, कोई सर्टेन जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो भी बेस पेयर्स हैं, उसमें चेंजेस आ जाए, जो पेरेंटल है उसमें से अगर कुछ चेंज हो जाए, जो डॉटर सेल बन रही है उसमें जो डॉटर DNA बन रहा है उसमें अगर कोई चेंज आ गया तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ ट्रांसलेशन इज इन अ सेल इज। तो साइट कौन सी है ट्रांसलेशन की, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो बिल्कुल ट्रांसलेशन होता ही नहीं है क्योंकि mRNA की सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है और mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, यानी कि जो RNA होता है वो RNA की सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है, वहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन होता है, वो mRNA में कन्वर्ट होता है, mRNA बाहर निकलता है न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती है। और अगर ये यूकैरियोट की बात हो गई, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, तो सारा जो भी कुछ प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। नाउ न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस हो नहीं सकता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, यही एक्चुअल साइट है जहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो होता है। राइबोसोम की हेल्प से जो mRNA होते हैं, mRNA की रीडिंग होती है और राइबोसोम यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ये rRNAs होते हैं जिनकी हेल्प से, और कुछ एंजाइम्स होती हैं जिनकी हेल्प से ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ट्रांसलेशन होता है, गोल्गी बॉडी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए ट्रांसलेशन होता है क्योंकि इसे हम ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक पहले ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, एक खुद का इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म था जो कि प्रोकैरियोट था। ये किसी वजह से कुछ सर्टेन प्रोसेस के थ्रू हमारी सेल के अंदर आ गया, यूकैरियोटिक सेल ने उसे इंगल्फ कर लिया और उसके अंदर ही ये अपने सर्वाइवल को मेंटेन रख पाया और वहाँ पे ये
अभी तक ये जिंदा है एक सेल ऑर्गेनेल के रूप में, और हमारी सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि उसका खुद का अपना जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी फंक्शन होता है वो उसके खुद के जीनोम में मतलब खुद के जीनोम से कंट्रोल होता है। बट कुछ फंक्शन जो होते हैं वो न्यूक्लियस डीएनए, जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, जो जीनोमिक डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल का, उससे कंट्रोल होते हैं। तो हाफ हाफ चीज़ें जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की वो खुद से भी कंट्रोल होती हैं, और कुछ चीज़ें जो जीनोमिक डीएनए है उससे कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेशन की एक्चुअल साइट है जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर ट्रांसक्रिप्शन एंड्स, दिस इज कॉल्ड। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है जब ट्रांसक्रिप्शन एंड नहीं हुआ होता है। मतलब कि जब पूरा का पूरा एमआरएनए भी बना नहीं, लेकिन क्या हुआ कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो गया। ये प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि हम यूकैरियोट में देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, क्योंकि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो अब एमआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, या आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, वहाँ पे फिर आरएनए मॉडिफाई होता है, एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। क्योंकि जो ट्रांसलेशन मशीनरी है वो सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जो एक्चुअल साइट है राइबोसोम वो कहाँ प्रेजेंट है, वो राइबोसोम वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस से डीएनए को एमआरएनए को बाहर निकल के आना होगा, तो वहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होगा। बट प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। सारा का सारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी एमआरएनए, आरआरएनए, जितने भी आरएनएस होते हैं, जो भी डीएनए है, वो सारा साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा एमआरएनए बना, वहीं से क्या हुआ, अब क्योंकि सारा कुछ फ्री है, सब कुछ सारी मशीनरी अवेलेबल है, एमआरएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, जो भी फैक्टर चाहिए वो भी प्रेजेंट है, जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, वो सारा कुछ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है, वैसे ही क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो भी इनिशिएट हो जाता है। क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक एमआरएनए चाहिए जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट हो। जैसे ही स्टार्ट कोडॉन ट्रांसक्राइब होके आया एमआरएनए पे, आरएनए पे, वैसे ही क्या हुआ कि जो ये राइबोसोम है वो उसे पहचान जाता है, जो भी स्टार्ट साइट होती है, ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट जो होती है, जिसे हम साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस कहते हैं, जो कि 5 प्राइम अपस्ट्रीम रीजन पे होती है, वो वहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन पे होती है। वहाँ पे वो क्या होता है, उसे राइबोसोम उसे आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि उसके पास 16 एसआरआरएनए होता है स्मॉलेस्ट सब यूनिट के पास, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के लिए। तो वहाँ पे उसे आइडेंटिफाई करता है और वहीं से स्टार्ट कर देता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। अभी ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस चल रहा था वो एंड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसे हम कपल्ड प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। अभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट है, उसके साथ साथ ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया, इसलिए इसे हम कपल्ड प्रोसेस कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का मतलब होता है कि एमआरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, कि उसमें जैसे कि एमआरएनए जैसे ही बना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, जिसकी वजह से एमआरएनए या तो अभी उसे ट्रांसलेट नहीं होना था और वो ट्रांसलेट होने लगे, या फिर उसे ट्रांसलेट होना है अभी, उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, वो ट्रांसलेशन रुक गया, तो उसे रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन मतलब स्टार्ट या स्टॉप, कोई प्रोसेस चल रहा है उसे रोक देना है, या कोई प्रोसेस रुका हुआ है उसे इनिशिएट करना है, फिर से रीस्टार्ट करना है, तो उसे हम रेगुलेशन कहते हैं, उसके कंट्रोल को, राइट। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसलेशन, पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक ही एमआरएनए है, एक सिंगल एमआरएनए है, और इसी से क्या हो रही है, मल्टीपल प्रोटीन्स जो होती हैं वो कोड हो रही हैं। तो इस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन या पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसलेशन कहते हैं। क्योंकि जनरली यूकैरियोट में हम क्या देखते हैं कि जो एक एमआरएनए होता है वो एक ही फंक्शनल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो एक एमआरएनए है उस पर मल्टीपल प्रोटीन के जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लैकोपेरॉन में क्या होता है कि उसमें 3 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, टीआरपी ओपेरॉन में मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, लगभग 5 जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो
अलग अलग 5 प्रोटीन्स को कोड करती हैं, राइट। तो अब एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि इनएक्टिव कर देना किसी चीज़ को, तो वो एटेन्यूएशन कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कपल्ड प्रोसेस है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में कपल्ड होते हैं, एक साथ होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द इनिशिएटर टीआरएनए इन प्रोकैरियोट्स कैरीज। तो इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है प्रोकैरियोट्स में वो क्या लेकर आता है? तो इनिशिएटर टीआरएनए कहीं भी होगा, यूकैरियोट में होगा या प्रोकैरियोट में होगा, वो मिथ्योनिन को लेकर आएगा। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे जो आता तो मिथ्योनिन है, लेकिन यहाँ पे मिथ्योनिन जो है उसके साथ एक स्पेसिफिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। इस मिथ्योनिन के साथ ये स्पेसिफिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो मिथ्योनिन होता है ये फॉर्मेलेटेड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट सिंपल मिथ्योनिन आता है। यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है मिथ्योनिन का। फर्स्ट जो अमाइनो एसिड होगा, जो स्टार्ट कोडॉन होगा, वो मिथ्योनिन को कोड करेगा, सिंपल मिथ्योनिन आएगा इन केस ऑफ यूकैरियोट। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो यहाँ पे मिथ्योनिन आता है वो फॉर्माइलेटेड होता है, इसमें फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा होता है मिथ्योनिन के साथ। ये मे बी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में इसे रिमूव भी कर दिया जाता है, या फिर अगर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है तो इसे जो फंक्शनल प्रोटीन होती हैं, जो एंजाइम्स होती है, वहाँ पे इसे रखा भी जाता है। बट मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो उन केसेस में ये जब प्रोटीन की फोल्डिंग होना होता है तो हो सकता है यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप जो है यहाँ पे जो पहले मिथ्योनिन के साथ आया था उसे रिमूव कर दिया जाए। वैलिन एंड ग्लाइसिन, ये दोनों, ये सभी यहाँ पे अमाइनो एसिड्स ही हैं, बट जो मिथ्योनिन है वो इनिशिएटर टीआरएनए से लेकर आता है, बट वैलिन एंड ग्लाइसिन जो है यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन के थ्रू नहीं कोड होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए होगा वो प्रोकैरियोट के केस में फॉर्मेलाइटेड मिथ्योनिन को लेकर आएगा। इन केस ऑफ यूकैरियोट मिथ्योनिन, सिंपल मिथ्योनिन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द इनिशिएटर टीआरएनए इन यूकैरियोट्स कैरीज। तो सिंपल, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जो यूकैरियोट के केस में क्या होता है, सिंपल मिथ्योनिन आता है, यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है इस अमाइनो एसिड के साथ। फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन जो होता है वो प्रोकैरियोट के केस में आता है। आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, बट ये स्टार्ट कोडॉन के थ्रू या इनिशिएटर टीआरएनए के थ्रू नहीं लाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द स्टार्ट कोडॉन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट इज। तो स्टार्ट कोडॉन दोनों में, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, दोनों में कौन सा स्टार्ट कोडॉन पाया जाता है? तो AUG जो है वो एक स्टार्ट कोडॉन है जो कि यूनिवर्सल है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, हर जगह ये पाया जाता है, राइट। UAG, UAA, UGA, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन है, जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इन तीनों के लिए कोई भी चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टॉप कोडॉन। तो इनमें से स्टॉप कोडॉन कौन सा नहीं है? UAA, ये तो एक स्टॉप कोडॉन है, यूनिवर्सल स्टॉप कोडॉन है, जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। UGA, ये भी एक स्टॉप कोडॉन है। AUG क्या है? ये एक स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, और ये कोड करता है मिथ्योनिन को, राइट, मिथ्योनिन को कोड करता है ये। UAG, ये भी क्या है? एक स्टॉप कोडॉन है। नाउ साइंड एल्गार्नो सीक्वेंस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक mRNA, प्रोकैरियोटिक mRNA, tRNA, rRNA। तो साइंड एल्गार्नो सीक्वेंस जो होता है वो mRNA का सीक्वेंस है, जो कि 5 प्राइम UTR पे प्रेजेंट होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन पे प्रेजेंट होता है, और ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है। इसका जो सीक्वेंस होता है वो AGG, ये कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि जितने भी प्रोकैरियोटिक mRNA होंगे इस सब में प्रेजेंट होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? 16SR RNA जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो 16SR RNA कहाँ प्रेजेंट होता है? जो राइबोसोम होता है उसकी स्मॉल सब यूनिट में, स्मॉलर सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, यानी कि 30S सब यूनिट के साथ ये 16SR RNA जो होता है वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है। और जब ट्रांसलेशन इनिशिएशन होता है तो पहले कौन सा सब यूनिट बाइंड होता है? जो स्मॉल सब यूनिट होता है वही बाइंड होता है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो। तो जैसे ही ये स्मॉल सब यूनिट इसे पहचानेगा,
ये सिस्टीन siRNA इसके साथ क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इसके साथ पेयर कर लेगा और यहीं से स्टार्ट होता है स्टार्ट कोडॉन जो कि AUG होता है, इससे एसोसिएटेड इसके साथ साथ ही होता है और ये यहाँ से जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कोजैक सीक्वेंस इज एसोसिएटेड विथ प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, यूकैरियोटिक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, rRNA मॉडिफिकेशन, tRNA चार्जिंग। तो कोजैक सीक्वेंस जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो यूकैरियोटिक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है और वैसे ही कोजैक सीक्वेंस ये कंसेंसस सीक्वेंस होता है। यहाँ पे कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ये कंजर्व नहीं है, हाईली कंजर्व नहीं है, ये कंसेंसस है। कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब होता है जहाँ पे कोई सीक्वेंस है उसमें थोड़ा बहुत चेंज पॉसिबल है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उनके बेस पेयर्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में थोड़ा बहुत 1-2 न्यूक्लियोटाइड का चेंज पॉसिबल है, तो उसे हम कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं। कंजर्व्ड सीक्वेंस वो होते हैं जहाँ पे एक भी न्यूक्लियोटाइड का चेंज अलाउ नहीं होता है, तो ऐसे सीक्वेंस कंजर्व्ड होते हैं। जहाँ पे सीक्वेंसेस में न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ चेंज अलाउ है उसे हम कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं। तो कोजैक सीक्वेंस जो है वो कंसेंसस सीक्वेंस है और यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं एक आध न्यूक्लियोटाइड में, और ये यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे ये कोजैक सीक्वेंस से जो यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो 80s टाइप का जो राइबोसोम होता है उसकी स्मॉल सब यूनिट जो 40s टाइप का राइबोसोम होता है, स्मॉल सब यूनिट, वो इस कोजैक सीक्वेंस से बाइंड होता है और यहीं से इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ स्टार्ट कोडॉन एसोसिएटेड होता है और वहीं से क्या होता है जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है, राइट। तो ये कोजैक सीक्वेंस यूकैरियोटिक mRNA पे प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय ATP, GTP, NADP, NADH, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। तो जो एनर्जी करेंसी होती है फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वो GTP होती है। GTP के फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की तो वहाँ पे जो 23 siRNA होता है जो कि लास्ट सब यूनिट पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम की, वो ये पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी क्योंकि ये 23 siRNA ये परफॉर्म करता है, तो ये क्या है, ये एक rRNA है, ये एक RNA है और RNA क्या परफॉर्म कर रहा है, एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए से हम क्या कहेंगे, राइबोजाइम कहेंगे, ठीक। राइबोजाइम कहते हैं। क्यों राइबोजाइम कहते हैं, क्योंकि कोई भी आरएनए अगर वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। और कोई नॉर्मल प्रोटीन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं। और वहीं अगर कोई आरएनए है वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। प्रोटीन कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसे हम एंजाइम कहते हैं, और आरएनए अगर ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम राइबोजाइम कहेंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे 23 siRNA जो है ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम राइबोजाइम कहेंगे, राइट। और ये एनर्जी यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, कि हमारा जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है UP LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के लिए वो लॉन्च हो चुका है और जस्ट ₹699 पे, क्योंकि इस समय 50% ऑफ पे चल रहा है, क्योंकि पहले 1499 पे था, अब उसे 50% ऑफ पे किया गया है, तो 699 पे ये है, राइट। तो इससे आप बाय कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसे आप एक बार लीजिए, यहाँ पे MCQs, PYQs क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिटेल में दिए गए हैं। ये सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है, तो इसे आप जरूर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ tRNAs। तो चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है कि जो टीआरएनए है, जो कि ट्रांसफर आरएनए है, जो कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकर जाता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पे जो अमाइनो एसिड होती है वो कैसे टीआरएनए के साथ एसोसिएट होती है, इस प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं। यानी कि जब टीआरएनए इंडिविजुअल खुद प्रेजेंट है अकेले, उसके साथ कोई अमाइनो एसिड नहीं है, तो उसे हम अनचार्ज टीआरएनए कहते हैं। जब उसके साथ अमाइनो एसिड एसोसिएटेड हो गई तो उसे हम चार्ज टीआरएनए कहते हैं। और इस प्रोसेस को, अमाइनो एसिड के एसोसिएशन को या उसके साथ जुड़ने को जो प्रोसेस होता है, उसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कैरी आउट कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस या लाइगेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम करता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए की जो कॉपी है उसे डुप्लीकेट करता है, मतलब कि डीएनए से डीएनए के बनाने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आरएनए के पॉलीमराइजेशन में काम करता है, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, तो उस टाइम ये काम करता है। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है ये क्या करता है? ये एक्चुअल में वो एंजाइम है जो टीआरएनए के चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, लाइगेज का क्या काम होता है? जो निक होते हैं, जो डीएनए में कहीं कहीं पे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो गैप छूट जाता है, जहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, तो वहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करता है। राइट, लाइगेज का काम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, मतलब कि जोड़ने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ। जो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है वो किसका फंक्शन है? प्रोटीनेसिस एंजाइम जो होते हैं उनका फंक्शन है। आरआरएनए, एमआरएनए या टीआरएनए। तो अपन ने पहले भी देखा एक क्वेश्चन में कि वहाँ पे क्या होता है, जो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है वो एक राइबोसोम करवाता है, मतलब कि राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो करवाता है, राइबोसोम नहीं, राइबोसोमल आरएनए। तो 23S टाइप का जो आरआरएनए होता है, 23S आरआरएनए, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि जो 50S टाइप के सब यूनिट के साथ एसोसिएटेड है, वो आरआरएनए क्या करता है? ये पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहा होता है। क्योंकि ये आरआरएनए होने की वजह से ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम राइबोजाइम कहते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइबोसोम इज अ प्रोटीन ओनली, आरएनए ओनली, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन ओनली तो केवल प्रोटीन के साथ राइबोसोम नहीं बना होता है। आरएनए ओनली केवल आरएनए का बना होता है, ऐसा भी नहीं है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है कि राइबोन्यूक्लियो मतलब कि आरएनए प्लस प्रोटीन मीन्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन दोनों का जो एसोसिएशन होता है वो होता है राइबोसोम। चाहे वो हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें या यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में हम देखते हैं कि मल्टीपल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जिनके साथ 18S टाइप का आरआरएनए, 23S टाइप का आरआरएनए प्रेजेंट होता है। और अगर वहीं हम बात करें यूकैरियोटिक राइबोसोम की, तो वहाँ पे 18S प्रोकैरियोट में 16S और 23S टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट में जो होता है वो 18S और 28S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आरआरएनए के साथ साथ कई सारी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए प्लस प्रोटीन जो होता है ये दोनों प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और इन्हीं का एसोसिएशन जो होता है वो राइबोसोम कहलाता है। और राइबोसोम की जो असेंबली होती है वो न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियस का एक जो हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और वहीं पे जो राइबोसोमल प्रोटीन्स जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाते हैं ट्रांसपोर्ट होके, और आरआरएनए न्यूक्लियोलस रीजन में ही ट्रांसक्राइब होता है। वहीं पे क्या होता है, इन प्रोटीन्स और आरआरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स का जो असेंबली होती है और वहीं पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। राइट, नाउ विच सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम फर्स्ट बाइंड्स टू एमआरएनए। तो प्रोकैरियोटिक केस में जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस इनिशिएट होना होता है
तो सबसे पहले कौन सी राइबोसोम की कौन सी यूनिट सब यूनिट बाइंड होती है mRNA से। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक केस में हो चाहे वो यूकैरियोटिक केस में हो, दोनों में स्मॉलेस्ट सब यूनिट mRNA से बाइंड होती है। ठीक, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 30S टाइप का जो राइबोसोम होता है, स्मॉलेस्ट सब यूनिट, वो सबसे पहले क्या होता है, बाइंड होता है किससे, mRNA से। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है और ये एक कंप्लीट राइबोसोम है। और इसकी जो दो सब यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक 30S टाइप का होता है और एक 50S टाइप का होता है। 50S जो होता है वो लार्जेस्ट सब यूनिट है और 30S जो है वो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है। तो 30S टाइप का जो राइबोसोम है, 30S स्मॉलेस्ट सब यूनिट जो है, वो सबसे पहले क्या होता है, जाके बाइंड होता है mRNA के साथ। क्योंकि 30S में क्या होता है, सिस्टीन srRNA होता है, सिस्टीन srRNA, और ये सिस्टीन srRNA किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस से। इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहले ये उसे रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है और वहीं पे जाके बाइंड हो जाता है। उसी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस के एडजेसेंट आगे क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है और वहीं से ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता है, राइट। नाउ पॉलीसोम इज अ क्लस्टर ऑफ राइबोसोम ऑन ए सिंगल mRNA on single ribosomes in a nucleolus, ribosomal protein only। तो पॉलीसोम का मतलब होता है, पॉली का मतलब मल्टीपल और सोम यहाँ से राइबोसोम से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो पॉलीसोम मतलब मल्टीपल राइबोसोम अगर एक ही mRNA पे एक साथ लगे हुए हैं तो उसे हम पॉलीसोमिक कंडीशन कहते हैं। तो पॉलीसोम का मतलब होता है राइबोसोम ऑन ए सिंगल mRNA। ये कंडीशन तब आती है जब किसी एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन को बहुत ही ज़्यादा उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। एक mRNA है और उससे कोड होने वाली जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी नीड है हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी में, तो वहाँ पे पॉलीसोमिक कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि जब किसी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ये पॉलीसोमिक कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक साथ एक ही mRNA मल्टीपल स्टेजेस पे कई बार ट्रांसलेट होता रहता है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए पॉलीसोमिक कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। mRNA ऑन सिंगल राइबोसोम मतलब ये कह रहा है कि एक ही मतलब कि एक राइबोसोम है और उस पर कई सारे mRNA लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, इसलिए ये बिल्कुल ही गलत है। राइबोसोम इन न्यूक्लियोलस, तो ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट ऑप्शन है। राइबोसोमल प्रोटीन ओनली, तो ये सारे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, राइबोसोम्स ऑन ए सिंगल mRNA। नाउ वॉबेल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो वॉबेल हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था, तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, वॉबेल हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, बताया था कि वॉबेल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो एक बार देखते हैं कि वॉबेल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। वॉबेल हाइपोथेसिस जो होती है वो ये बताती है कि जो कोडॉन है उसका थर्ड न्यूक्लियोटाइड या बेस जब पेयर करता है किसी एंटी कोडॉन के फर्स्ट बेस से, मतलब कि कोडॉन का थर्ड बेस और एंटी कोडॉन का फर्स्ट बेस। अब ये थर्ड और फर्स्ट कहाँ से डिसाइड हो रहा है, क्योंकि हम जो इन जनरल जो रीडिंग करते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम रीडिंग करते हैं किसी भी ट्रांसक्रिप्ट की, चाहे वो हम मतलब कि जो भी ट्रांसक्रिप्ट है उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करते हैं। तो यहाँ पे 5 प्राइम से जब रीड करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके उसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये जो कोडॉन है इसका फर्स्ट ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पे, राइट। अब हम एंटीकोडॉन को देखते हैं एक बार, तो एंटीकोडॉन ये तीनों हैं, ठीक। इनकी हम रीडिंग करेंगे तो जो tRNA है ये देखिए ये 5 प्राइम इसका इधर एंड आ रहा है, राइट। अब यहाँ से हम अगर नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, राइट। तो कोडॉन जो है, कोडॉन यानी कि जो mRNA पे प्रेजेंट कोड है उसे हम कोडॉन कहते हैं। तो कोडॉन का थर्ड बेस और एंटीकोडॉन का जो फर्स्ट बेस है उसके बीच में जो पेयरिंग होती है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोडॉन थर्ड कोडॉन है वहाँ पे C है और ये बेस कर रहा है, वो सॉरी इसकी पेयरिंग हो रही है G के साथ, जो कि नॉर्मल है। यहाँ पे कोई भी मतलब कि ऐसी इरेलेवेंट बात नहीं कही गई है, राइट। तो CG
नॉर्मल बेस पेयरिंग है। बट यहाँ पे हम देखते हैं जब वॉबल बेस पेयरिंग होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड कोडॉन के थर्ड पोजीशन पे यू है और ये एंटी कोडॉन से पेयर कर रहा है। कौन से कोडॉन से? जी से पेयर कर रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, क्योंकि यू को पेयर करना चाहिए किसके साथ? ए के साथ पेयर करना चाहिए, बट यहाँ पे पेयरिंग हो रही है जी के साथ। तो वॉबल हाइपोथेसिस यही बताता है कि जो कोडॉन का थर्ड बेस पेयर होता है, थर्ड बेस होता है और एंटीकोडॉन का फर्स्ट बेस होता है, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है। ये इसलिए क्योंकि जो भी ये टीआरएनए होते हैं ये इफ़िशिएंटली जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर सोचिए यहाँ पे CUU है, ये एक कोडॉन है। अब यहाँ पे अगर ये GAG से नहीं पेयर करता तो अब इसको ढूंढने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि हो सकता है क्योंकि अब ये देखिए सबसे मेजर बात क्या होती है कि जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें अमाइनो एसिड का चेंज नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ ये भी ल्यूसिन को ही कोड कर रहा है और यहाँ पे भी ल्यूसिन ही कोड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड का चेंज नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जो पेयरिंग है वो थोड़ी सी फ्लैक्चुएट कर रही है। जहाँ पे जी को किससे पेयर करना चाहिए था? सी से पेयर करना चाहिए था, बट यहाँ पे जी किसके साथ पेयर कर रहा है? यू के साथ पेयर कर रहा है। या फिर यू को किसके साथ पेयर करना चाहिए? ए के साथ, एडेनिन के साथ पेयर करना चाहिए था, पेयरिंग होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे पेयरिंग हो रही है ग्वेनिन के साथ। तो यही है वॉबल हाइपोथेसिस कि थर्ड पोजीशन पे, कोडॉन के थर्ड पोजीशन पे जो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 100% कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं देखी जाती है, राइट। और सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड नहीं चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जब अमाइनो एसिड चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है उसमें फिर चेंजेस आ जाएंगे और प्रोटीन जो है वो म्यूटेट हो जाएगी, वो फिर अपना प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ रिलीज फैक्टर इन ट्रांसलेशन इज टू। तो रिलीज फैक्टर जो होता है ट्रांसलेशन में उसका क्या फंक्शन होता है? तो रिलीज फैक्टर नाम से ही जैसा कि यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग कि इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, तो रिलीज फैक्टर है तो इनिशिएट तो कर ही नहीं सकता है। इलोंगेट पॉलीपेप्टाइड चेन, रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडॉन, ऐड अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। तो क्या होता है, रिलीज फैक्टर क्या काम करता है? जो प्रोसेस चल रहा है उसे रिलीज करने का काम करता है। तो रिलीज कैसे होगा? जब अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्टॉप कोडॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो कंटिन्यू चल रहा है उसे क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इन स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी में या किसी भी प्लांट की बॉडी में, किसी भी एनिमल की बॉडी में। तो स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और यहीं पे आते हैं रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर क्या करते हैं, राइबोसोम को एमआरएनए से रिलीज करवा देते हैं, राइट। तो ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि स्टॉप कर देता है, राइट। तो रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं ये रिलीज फैक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इनहिबिट ट्रांसलोकेशन इन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है कि एक कोडॉन से जब दूसरे कोडॉन पे मूव करता है राइबोसोम तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक रिस्पॉन्सिबल है? तो टेट्रासाइक्लिन, इराथ्रोमाइसिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इराथ्रोमाइसिन जो होता है ये क्या करता है, ये 50s लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, 50s सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसके साथ बाइंड कर जाता है और ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है उसे इनहिबिट कर देता है और जो बैक्टीरिया का जो ट्रांसलेशन हो रहा है बैक्टीरियल सेल में उसे स्टॉप कर देता है। तो हो सकता है कि जो भी ट्रांसलेशन हो वो बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो, बहुत ही वाइटल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही हो, और वो प्रोटीन जब सिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा तो प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा। तो प्रोसेस एंड हो गया ट्रांसलेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रही है और वो प्रोटीन बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। तो क्या होगा, बैक्टीरिया जो होगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये एक तरीके से क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये राइथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेलिनोसिस्टीन इज कोडेड बाय। तो सेलिनोसिस्टीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है जो कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है।
21st अमाइनो एसिड है ये, राइट, 21st अमाइनो एसिड है। क्यों नॉन स्टैंडर्ड है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती है वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है। 20 अमाइनो एसिड जो है वो ही सिर्फ क्या है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में उनकी गिनती होती है। बट ये जो सेलेनोसिस्टीन है ये एक स्टॉप कोडॉन से कोड होता है, इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। ये किसी दूसरे टीआरएनए मतलब कि किसी और के कंधे पर ये चढ़ के बंदूक दगाता है अपनी। तो कैसे होता है? ये सेलेनोसिस्टीन जो होता है वो किस कोडॉन से कोड होता है? तो यूजीए जो होता है वो इसके लिए कोड करता है, ठीक है। ये सेलेनोसिस्टीन जो है वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, 21st अमाइनो एसिड है, और यूजीए ये जो स्टॉप कोडॉन है ये क्या करता है, इसे कोड करता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए टू पी साइट इन प्रोकैरियोट? तो पी साइट क्या होता है? प्रोमोटर साइट होता है। जो भी राइबोसोम होता है उसमें 3 साइट्स होती हैं, राइट। तो उसमें से जो पी साइट है, द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए टू पी साइट, तो इनिशिएटर यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे पी साइट पे बाइंडिंग के लिए? तो अब ये इनिशिएशन की बात कर रहा है तो इनिशिएटर फैक्टर कोई होगा। तो IF1 का मतलब होता है इनिशिएटर फैक्टर 1, इनिशिएटर फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर, या फिर यहाँ पे ये रिलीज फैक्टर है। तो रिलीज फैक्टर और इलोंगेशन फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे बाइंडिंग के लिए। ये पी साइट पे बाइंड करता है और जो इनिशिएशन है उसे मतलब कि कैरी आउट करता है, राइट। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो हमारा LT ग्रेड और GIC लेक्चर के लिए टेस्ट सीरीज़ है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। इसकी सबसे बड़ी यही विशेषता है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है। जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी इसे एसेस कर सकते हैं, और जो इंग्लिश के लिए हैं उनके लिए तो पहले से ही हमारी टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू चल रही हैं। तो यहाँ पे MCQs, PYQs, क्वेश्चंस और आंसर सारा कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलने वाला है। यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो 999 रुपीज़ है, राइट, 999 है, जो कि 50% ऑफ पे चल रहा है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। तो वीडियो लेक्चर के साथ ये सीरीज़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये दोनों लैंग्वेजेस में मिलने वाला है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर है। सो हमारा चैनल है, ऐप भी है हमारा स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं ये भी स्टडी क्लिक इंडिया ही है, और ऐप है हमारा जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। और यहाँ पे आपको बहुत ही सारी बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी, आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कुछ अपग्रेडेड फॉर्म में मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, लाइक UP HESC असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, GIC लेक्चरर, TRE, UP LT ग्रेड, इन सब में से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सारा स्टडी मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। प्लस उसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ भी, जो भी पोर्शन अगर इन एग्ज़ाम्स में GS का पोर्शन आता है तो वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही हेल्पफुल होगा। अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT लेक्चरर, GIC लेक्चरर, या फिर LT ग्रेड के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब के लिए, क्योंकि सिलेबस ओवरऑल लगभग सेम ही है सबका, तो जो भी हम कंटेंट लेकर आते हैं वो सब के लिए कॉमन होता है और सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो यहाँ पे आज हमारा सेशन एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।